जय हिंद दोस्तों। छत्रपति शिवाजी राजे भारत के एक महान राजाओं में से एक थे और छत्रपति शिवाजी बहुत ही अच्छे रणनीतिकार थे। शिवाजी जो थे उन्होंने 1674 ईस्वी में ही पश्चिम भारत में हिंदवी स्वराज यानी मराठा साम्राज्य की एक मजबूत नींव रखी थी। दोस्तों अच्छा, जो मराठा साम्राज्य की जो नींव थी वह इतनी आसानी से भी नहीं रखी गई थी, क्योंकि इस नींव को रखने के लिए शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के शासक जो उस समय का था उसका नाम था औरंगजेब, और औरंगजेब से लड़ने के लिए महाराजा छत्रपति शिवाजी को काफी संघर्ष करना पड़ा था। तब जाकर के मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई थी और नींव रखने के बाद ही सन 1674 में ही रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और उसी के बाद से ही शिवाजी का नाम छत्रपति शिवाजी हो गया। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जिस महान व्यक्ति के नाम से जो वीडियो बना रहे हैं उन्होंने हमारे हिंदुत्व को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी के सच्चाई को लगभग पूरी बताई गई है और उनकी हर एक संघर्ष की बातें बताई गई है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों देखिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो थे उन्होंने अपनी सेना को अनुशासित बनाने के लिए एक सेना सुसंगठित किया, ताकि प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक ताकतवर और प्रगतिशील प्रशासन किसी भी दुश्मन के सामने खड़ा किया जा सके, जो हमेशा डटे रहे। और दोस्तों शिवाजी ने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध गोरिल्ला युद्ध नीति की एक नई शैली बनाई गई, जिसको शिव सूत्र के नाम से भी विकसित किया गया था। दोस्तों जो गोरिल्ला युद्ध नीति या छापामार युद्ध नीति के जो जनक कहे जाते थे वो ज्यादातर मराठा साम्राज्य से ही आते थे और छत्रपति शिवाजी ने ही प्राचीन हिंदू समाज की राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनः जीवित किया था। और दोस्तों मराठा एवं संस्कृति की जो भाषा है उसको राजकाज की भाषा सिर्फ इसलिए बनाया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक महान नायक के रूप में याद किए जाने लगे। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने ही पहली राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी राजे जन्मोत्सव की पहली बार शुरुआत की थी। अब दोस्तों बात करते हैं मालोजी राजे भोसले, जिन्होंने 1552 से 1597 तक अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली जनरल थे, जो पुणे के चाकड़ और इंदापुर के देशमुख थे। दोस्तों जो मालोजी राजे थे उनके बेटे थे और उनका नाम था शाहाजी राजे, और शाहाजी राजे भी बीजापुर सुल्तान के दरबार में बहुत प्रभावशाली राजनेता थे। और शाहाजी राजे और उनकी पत्नी जीजाबाई से ही शिवाजी का जन्म हुआ था। दोस्तों जो औरंगजेब था वह छत्रपति शिवाजी से परेशान होकर सबसे पहले काबिल मिर्जा राजा जय सिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलों पर कब्जा कर दिया और औरंगजेब ने पुरंदरपुर के किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दोस्तों छत्रपति शिवाजी को इस संधि की शर्तों को मानते हुए शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जय सिंह को सौंपना पड़ा और उसके बाद शिवाजी महाराज के मावला तानाजी मालुसरे ने कोड़ा गांव दुर्ग पर कब्जा कर लिया, पर उस युद्ध में मावला तानाजी मालुसरे वह वीर गति को प्राप्त हो गए और उसके बाद उनकी याद में कोडना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया गया। दोस्तों शाहाजी राजे को पुणे और सुपा जी को जागीरदारी दी गई थी और सुपा जी
का दुर्ग उनके संबंधी बाजी मोहिते के हाथ में थी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने रात के समय सुपा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक में भेज दिया। दोस्तों, बाजी मोहिते सेना की कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया और ठीक इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद किले के उत्तराधिकारी के लिए उनके तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। उसके बाद दो भाइयों के नियंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए शिवाजी महाराज ने सभी भाइयों को बंदी बना लिया और दोस्तों इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया और 1647 ईस्वी तक के लिए वे चाकन से लेकर के नीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बन चुके थे। और दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अपनी बड़ी सैनिक की शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की धीरे धीरे योजना बनाई। दोस्तों, एक अश्वारोही सेना का संगठन करके शिवाजी महाराज ने आबाजी सोंदेर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। उसके बाद आबाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, इसके अलावा ताला मोसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के धीरे धीरे अधीन आ गए थे और लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रख दी गई। दोस्तों, उस समय कल्याण के गवर्नर को मुक्त करके शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया और यहाँ के जो मेन लोग थे जिनके बात वहां के लोग मानते थे उन लोगों को विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उस्का दिया। दोस्तों, जो बीजापुर के सुल्तान था वह शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले से ही आक्रोश में था और उसने शिवाजी महाराज के पिता को ही बंदी बनाने का आदेश दिया और शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। दोस्तों, उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी जो गोलकुंडा का शासक था और इस हिसाब से आदिल शाह दुश्मन हुए और बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। लेकिन दोस्तों, अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। लेकिन इसी दौरान शिवाजी महाराज ने अपनी एक मजबूत सेना संगठित कर डाली। दोस्तों, उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ धीरे धीरे खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। लेकिन औरंगजेब को शिवाजी महाराज की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसी डर से औरंगजेब ने शिवाजी महाराज पर नियंत्रण रखने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना दिया और शाइस्ता खां अपने 1.5 लाख फौज लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार पाने के लिए दोबारा पहुंच गया और उसने 3 साल तक मावल में खूब लूटमार किया। लेकिन एक रात शिवाजी महाराज ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया और शाइस्ता खां तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन शाइस्ता खां को भागते समय उसे इसी क्रम में अपनी 4 उंगलियों को हाथ से हाथ धोना पड़ा। और दोस्तों, शाइस्ता खां के पुत्र अबुल फतह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मराठों ने अंधेरे में स्त्री और पुरुष के बीच भेद न कर पाने की वजह से खान के जनान खाने की बहुत सी औरतों को मार डाला गया था। और दोस्तों, इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शहजादा
मुअज्जम शाइस्ता की जगह लेने भेज दिया गया। अब बात करते हैं सूरत में लूट कैसे किए थे औरंगजेब ने। तो दोस्तों इस जीत से शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई, लेकिन 6 साल में शाइस्ता खान ने अपनी 1.5 लाख फौज को लेकर शिवाजी का पूरा मुल्क जलाकर तबाह कर दिया था। मतलब बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी महाराज ने मुगल क्षेत्र में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। और दोस्तों सूरत में उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ हुआ करता था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का मेन द्वार भी था और यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह भी बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन दोस्तों शिवाजी महाराज ने 4000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के बड़े बड़े व्यापारियों को खूब लूटा और आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा और फिर वापस लौट गए। दोस्तों इस घटना के बाद जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में किया है और उस समय तक यूरोपीय व्यापारी ने भारत तथा अन्य एशियाई देशों में जाकर बस गए थे। यानी इतना डर गए थे कि डर के मारे फिर वापस नहीं आए। और राजा हो तो शिवाजी महाराज की तरह और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने तक यानी 1739 ईस्वी तक किसी भी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की कभी नहीं सोची थी। दोस्तों सूरत में शिवाजी की लूट से गुस्सा होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त कर दिया और शहजादा मुअज्जम तथा उप सेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जय सिंह की नियुक्ति की गई। दोस्तों जो राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान यूरोपीय शक्तियां तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी महाराज पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में शिवाजी महाराज को बहुत नुकसान होने लगी और अंत में हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी महाराज ने संधि का प्रस्ताव भेजा। और दोस्तों जून 1665 में हुई इस संधि के मुताबिक शिवाजी महाराज 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल मात्र 12 दुर्ग बच जाएंगे और इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी शिवाजी महाराज को 4 लाख हुंड यानी सालाना थी। और दोस्तों बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र में शिवाजी महाराज को मिलेंगे पर उन्हें इसके बदले में 13 किस्तों में 40 लाख हुंड अदा करने होंगे। और दोस्तों इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख हुंड का राजस्व भी वो देंगे। दोस्तों इससे शिवाजी महाराज स्वयं को औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी और बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगरा में आमंत्रण और पलायन का। तो दोस्तों शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया जहां पर उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया और उसके बाद औरंगजेब इसे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया और उन पर 5000 सैनिकों के पहरा लगा दिए। दोस्तों कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1666 को राजा शिवाजी महाराज को जान से मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी महाराज और संभाजी दोनों इससे भागने में सफल रहे और 17 अगस्त 1666 में संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस चले गए और पूरी होते हुए सकुशल शिवाजी महाराज राजगढ़ पहुंच गए। दोस्तों 2 सितंबर 1666 को इससे मराठों को नया जीवन सा मिल गया और औरंगजेब ने राजा जय सिंह पर शक करके उसकी हत्या जहर देकर करवा डाली और जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ दूसरी बार
संधि की और औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की मान्यता दी और शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सुपा का जिला फिर से लौटा दिया गया। पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का अपना अधिकार बना रहा। दोस्तों, सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी महाराज ने लूटा और नगर से ही 32 लाख की संपत्तियां शिवाजी महाराज के हाथ लगी और लौटते वक्त शिवाजी महाराज मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हरा दिया। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।